हिंद। और आप सभी का कार्तिक साइंस क्लासेज में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जो है एक नया टॉपिक जो फोर्स के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। कारण है कि इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं सभी मोशन चैप्टर से रिलेटेड क्लास था और लगभग में समझिए कि वो 10 लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड किया है और 10 लेक्चर में बहुत कुछ उसमें आपको सीखने को मिलेगा और ऐसा कंटेंट समझिए कि जैसे आपको कहीं नहीं मिल सकता है, बस यहीं पर मिलेगा आपको। तो चलिए आज एक नया मतलब कि फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स से रिलेटेड बहुत सारी बातों को आज पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये फोर्स को हिंदी में आप बल कहते हैं। बल को पढ़ने से पहले आपको एक एक्सेलरेशन हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में, और एक्सेलरेशन जिस टाइम हम पढ़ा रहे थे उसी टाइम हम आपको बोले थे कि एक्सेलरेशन जो है किसी में ऐसे नहीं आ सकता, अपने आप नहीं आ सकता है। आप ही समझिए एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन होता है कि किसी के वेग में या फिर स्पीड में चेंज जब होता है तो ही हम कहते हैं कि वहाँ पर एक्सेलरेशन है। तो वेग या फिर स्पीड में चेंज कैसे आ सकता है? जब तक अगर बाहरी कोई अगर फोर्स नहीं अगर उस पर कार्य करे तो फिर एक्सेलरेशन चाहे कहिए वेग में परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। आप ऐसे ही समझ जाइए कि जैसे आप कहते हैं ना किसी, अब आप आम भाषा में भी समझिए कि आपका काम चाहे आप समझिए कि आप अच्छा से आपका सब कुछ अच्छा से चल रहा है, आपका लाइफ बहुत ही स्मूथ तरीक़ा से चल रहा है, लेकिन क्या होता है कि कुछ बाहर से कुछ ऐसा चीज़ आप पर मतलब कि होता है या प्रभाव उसका पड़ता है कि क्या होता है कि आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपका जितना भी रूटीन होता है वह भी मतलब क्या हो जाता है कि वह भी गड़बड़ हो जाता है। वह भी मतलब कि जैसे कहिए कि अपना जो आप रूटीन बनाए हुए थे पढ़ने का चाहे किसी भी कार्य को करने का, वह रूटीन आपका गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कुछ न कुछ बाहरी इफेक्ट पड़ा तभी आपके रूटीन में चाहे तभी आपके मतलब किसी भी कार्य पर प्रभाव पड़ा। तो वैसा ही है कि अगर मान के चलिए आप मोशन के बारे में अगर सोचिए तो मोशन के बारे में क्या होता है कि अगर कोई जैसे अगर हम यहाँ पर बक्सा अगर मान लेते हैं कि इस पर कोई अगर बक्सा जैसे ये सरफेस पर बक्सा है और ये ऐसे ही ये अगर सरफेस अगर मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये सरफेस है या सतह है इसको कहिए, और ये आपका एक बक्सा है। बक्सा को आप क्या कहिएगा, बॉक्स भी कह सकते हैं, बॉक्स। तो देखिए जब तक आप देख रहे हैं कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तब तक यह ऐसे का ऐसे ही स्थिर रहता है। आप अपने कमरा में चाहे आप जहाँ पर अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आप अपने आसपास में नज़र दौड़ाइए और देखिए कि क्या कुछ आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ सामान पड़ा हुआ है जो आप वैसे ही उसको देख रहे हैं स्थिर है। तो क्या वह अपने आप ही वहाँ से मतलब कि मतलब स्थिर है, जैसे वह अपने जगह पर रखा हुआ है, तो क्या वह अपना स्थान या फिर वह अपना जगह ऐसे ही परिवर्तन कर सकता है क्या? तो ऐसे ही परिवर्तन नहीं हो सकता है। परिवर्तन करने के लिए एक ही एजेंट की ज़रूरत होता है, उस एजेंट का नाम होता है बल, उस एजेंट का नाम होता है फोर्स। आप इसी बक्सा को अभी मान लीजिए कि इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं। मान लीजिए कि यह कोई जगह है जहाँ पर ए पर यह मतलब बॉक्स रखा हुआ है और इसको उठा करके यहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाना है। इस पॉइंट को अगर हम बी मानते हैं, यहाँ पर लाना, इस बक्सा को उठा करके या बॉक्स को उठा करके यहाँ पर लाना है, तो क्या यह बॉक्स अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा? नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। जब तक कि कोई आदमी इसको उठा करके नहीं रखता हो या जब तक कि मतलब कि किसी के द्वारा इसको खिसकाया नहीं जाता हो या धकेला नहीं जाता हो तब तक यह अपने आप यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु के स्थान में परिवर्तन के लिए भी एक
बल का ज़रूरत होता है या फिर एक एजेंट का ज़रूरत होता है जिसको हम बल कहते हैं। ये तो स्थिर में मतलब ये तो मतलब स्थिर था ना, एक जगह स्थिर था, तब हम बताए कि आपको कि देखिए इसको उठा करके आप यहाँ पर लाए, चाहे खिसका करके लाए, चाहे धकेल करके आप लाए, चाहे खींच करके लाए, तो आप यहाँ पर देखिए कि यह आया वस्तु, तब भी हमको बल का ज़रूरत पड़ा। एक होता है कि जो कोई भी आप देखते हैं कि कोई भी मान चलिए कि जैसे बस है या फिर कोई भी जैसे कि आप गाड़ी मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये चल रहा है, ये मान लीजिए कि कोई गाड़ी है और यहाँ पर चल रहा है, इसको आप चलते हुए देख सकते हैं। ये भी वेलोसिटी अगर दे दिए तो इसका मतलब क्या है कि ये गतिमान है, चल रहा है, कुछ न कुछ स्पीड होगा। इसको अगर कुछ देर के बाद देखिएगा कि यह आने के बाद यहाँ पर रुक जाता है, यहाँ पर इसका भी 0 हो जाता है, तो भी 0 का होने का मतलब क्या है कि वह वस्तु रुक गया है। तो आप इस पर भी देख सकते हैं कि पहले कोई वस्तु गति में था और फिर कुछ देर के बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर जैसे आप देखें या फिर t1 इसको मान लीजिए, t1 समय पर यहाँ पर t2 समय पर आप देखिएगा तो यह मतलब इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यह स्थिर हो जाता है। तो कोई गतिमान वस्तु है और अगर उसको हमको अगर स्थिर में लाना है, रेस्ट में लाना है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसके लिए भी हमको बल का ज़रूरत पड़ता है। आप इस चीज़ को शायद देखे भी होंगे। आप ही समझिए कि साइकिल चला रहे हैं, आप बहुत स्पीड में होते हैं, लेकिन आगे अगर कोई अगर आपको अगर कुछ रुकावट ऐसा अगर दिखा, आप किसी बच्चा को अगर आगे में देखें या फिर आप भीड़ भाड़ किसी जगह को आप देख लिए, तो आप क्या करते हैं, पहले आप स्पीड से जा रहे होते हैं, जैसे ही कुछ आगे में देखते हैं तो क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक भी क्या है, वहाँ पर एक फोर्स मतलब कि लगा रहा है जो आपके गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, तभी वस्तु क्या हो रहा है कि रुक रहा है। तो इस स्थिति में भी हम कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई स्थिर अगर अवस्था में है, उसको अगर चलाना हो, चाहे उसको अगर स्थान परिवर्तन करना हो, तब भी बल की ज़रूरत पड़ता है। और अगर कोई वस्तु अगर गति में है और उसको विराम अवस्था में लाना है, रेस्ट में लाना है, तब भी हमको क्या बल का ज़रूरत पड़ता है। तो बल यही है और कुछ नहीं है। अगर आप इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो यही डिफिनीसन दिया जाता है। आगे हम जो कुछ भी बल का हो सकता था कि जैसे ऐसे हम आपको डिफिनीसन लिखवा देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक कि आप अगर नहीं समझिएगा कि सही में रियली में बल होता क्या है, तो आप तब तक नहीं समझ सकते। एक चीज़ और हम आपको पिछले क्लास में ही बताए थे, थोड़ा सा हम आपको मतलब क्लू दिए थे कि अगर एक्सेलरेशन जैसे कि आप देखिएगा जहाँ पर एक्सेलरेशन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पर ज़रूर है कि बल कार्य करेगा, वहाँ पर ज़रूर है कि बल कार्य करेगा। तो बल भी कभी कभी मतलब कि पॉजिटिव काम करता है, कभी कभी निगेटिव काम करता है। आपको आगे पढ़ाएंगे कि बल भी जैसे दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव वर्क करता है, एक निगेटिव वर्क करता है। पॉजिटिव वर्क कौन करेगा, आप ही समझिए। पॉजिटिव किसको कहते हैं, किसी आदमी को आप कहते हैं कि आपका पॉजिटिव सोच होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि अच्छा काम। अगर आप जो काम करना चाह रहे हैं, अगर अच्छा काम करने का मतलब फिजिक्स में देखिए क्या होता है। फिजिक्स में होता है कि अगर फोर्स लगा करके किसी वस्तु का अगर स्थान में परिवर्तन अगर हो जा रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। और निगेटिव वर्क कब कहते हैं कि अगर फोर्स हम लगा रहे हैं और विस्थापन या फिर दूरी अगर कम धीरे धीरे कम मतलब तय कर रहा है, तो आप कहिएगा कि निगेटिव वर्क कर रहा है। अगर आप किसी को अगर धकेलते हैं तो उसका स्पीड और इंक्रीज होता है। अगर आप किसी चीज़ को जैसे मतलब उधर जा रहा है और उसके अपोजिट दिशा में आप क्या कर रहे हैं कि अगर उसको खींच रहे हैं, तो जाने के बजाय क्या हो जाएगा, धीरे 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 पहले उसका स्पीड 0 हो जाएगा। फिर अगर वैसे ही खींचते रहिएगा तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वह फिर से आपके तरफ खींचा मतलब धीरे धीरे खिंचाते हुए चला आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो ढंग का फोर्स भी होता है। एक होता है कि जो विस्थापन के दिशा में चाहे स्पीड अगर बढ़ रहा है तो समझिए फोर्स क्या है, पॉजिटिव है। स्पीड अगर घट रहा है तो फोर्स क्या है, निगेटिव है। तो ये तो वही बात हो गया ना कि आपको बताए थे, अगर मतलब स्पीड अगर बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर घट रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।
तो आप एक्सेलरेशन को भी देखते हुए आप बोल सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन अगर निगेटिव होगा तो फोर्स आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसी चीज़ को हम देखिए अभी पढ़ने वाले हैं, इसको हम तुरंत मिटाते हैं फिर हम आपको बता रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले हम फोर्स का डेफिनेशन मतलब अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सिंपली देखिए आप अगर जैसे कहिएगा कि जैसे आप जूनियर क्लास में भी कभी अगर पढ़े होंगे, जैसे 7th 8th 9th 10th में भी अगर पढ़े होंगे, तो बल का इतना ही डिफिनीसन दिया जाता है कि बल क्या है कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, बल कहते हैं। ये तो हो गया जैसे आप कहिए कि अगर बच्चा वाला अगर कहिए तो डेफिनेशन हो गया, लेकिन अगर अभी के दौर में अगर कहिएगा तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है, एजेंट है। कारक को आप क्या लिख सकते हैं, एजेंट। एजेंट आप ज़्यादा समझते हैं, एजेंट है जो किसी विराम में परा वस्तु को गति में लाने का प्रयास करता है या गति में ले आता है, या फिर किसी गतिमान वस्तु को विराम में ले आता है। होता है कि नहीं होता है? अगर जैसे कि कोई अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो कोई वस्तु अगर पड़ा हुआ है, उसको अगर आपको खिसकाना मतलब जगह से अगर हटाना है तो उसको आप क्या करते हैं, खींच करके चाहे धकेल करके आप किसके द्वारा हटाते हैं, बल के द्वारा है ना। अगर आप उस पर फोर्स अगर नहीं लगाइएगा, किसी वस्तु पर फोर्स लगा कर नहीं धकेलिएगा, चाहे नहीं खींचिएगा, या फिर उसको एक जगह मतलब उठा करके नहीं दूसरी जगह ले जाइएगा, तो क्या वो वस्तु मतलब कि आपसे खिसकेगा, नहीं खिसकेगा। तो वह कौन सा काम करता है, तो बल ही है जो उस काम को करता है। अगर कोई वस्तु अगर जैसे मान लीजिए गति में है, जैसे आप किसी वस्तु को भी जैसे मान सकते हैं कि अगर कोई वस्तु अगर गति में है, आप देखे भी होंगे कि आप अगर साइकिल चला रहे होते हैं, चाहे कुछ भी ऐसा चीज़ है जिसको आपको हाथ से भी कुछ ऐसा चीज़ है जिसको आप हाथ से भी रोकते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा चीज़ है जो गति कर रहा है। आप ही को अगर जैसे मान चलिए कि आप अगर अपना टेबल पर मतलब देखिए कि कोई चीज़ को लुढ़का दीजिए, अगर उसको आपको रोकना हो तो आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं ना। सबसे इसका अच्छा उदाहरण है कि आप अगर जैसे क्रिकेट में देखते होंगे कि गेंद जो एक जैसे गेंद आते रहता है उसको कैच लेता है, तो उसको रोकने के लिए भी तो फोर्स लगाना पड़ता है ना। ये फोर्स लगा करके इसके बाद आदमी रोकता है उसको। फुटबॉल भी वैसे ही उसी प्रकार से देख सकते हैं। फुटबॉल जो खिलाड़ी जो खेलता है उसको भी आप देखते हैं कि मतलब अपना पैर से मतलब क्या करता है कि उसके डायरेक्शन में, चाहे उसके मतलब कि जैसे उसको रोक देता है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि यह फोर्स ही है। आप बल के द्वारा ही आप किसी चीज़ या किसी वस्तु के गति में परिवर्तन कर सकते हैं। गति में मतलब स्पीड में, वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि बल के द्वारा क्या डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, तो डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है। यहाँ तक कि किसी वस्तु का डिफॉर्मेशन मतलब कि विकृति भी हो सकती है। आप फोर्स लगाए, जरूरी नहीं कि जब वह खिसक ही जाएगा। कुछ ऐसा चीज़ भी होता है कि आप बल उस पर लगा दिए इतना अधिक कि वह मतलब टूट जाता है, फूट जाता है। आप समझिए कोई चीज़ को अगर खींचते हैं तो ज़्यादा अगर आप खींच दिए तो क्या होता है कि वो टूट जाता है। तो किसके कारण से टूट गया, तो टूटा है बस फोर्स के कारण से टूटा है। तो आप इजी वे में आप समझ सकते हैं कि फोर्स जो है, जितना भी आप चीज़ को देखते हैं, जैसे आप मतलब वस्तु में देखिए परिभाषा लिख दिए भले ही मतलब अथी करने के, लेकिन जितना आप चीज़ यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इस चीज़ को जैसे आप बोल रहे हैं तो उसको आप ध्यान से अगर सुन करके जो आप समझिएगा ना, तो वही मतलब काम देगा। आप किसी भी चीज़ को परिभाषा देते हैं तो रटिए मत, उसको आप समझिए। अगर एक बार अगर आप समझ जाते हैं ना, तो उसको हज़ारों एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, हज़ार ढंग से उसको बोल सकते हैं, समझे।
तो इसीलिए मतलब कि ये तो हम किताबी जो मतलब कि भाषा है चाहिए कहिए मतलब उसी प्रकार से हम लिख दिया। आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि किताब में भी आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि इसी प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा परिभाषा। लेकिन आपको जो मतलब हम ऐसे एग्जांपल देकर के समझा रहे वो सबसे अच्छा चीज़ है, आप समझिए उस चीज़ को। और बल के कारण से ही मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन आता है, इस चीज़ को आप मतलब समझिए। तो चलिए अब हम आपको इसके बाद आप बताते हैं कि बल कितने तरह का होता है। बल अगर देखा जाए तो बल बहुत ही प्रकार का होता है। जैसे अगर आपका जैसे बात किया जाए तो एक जैसे देखिए बल को अगर ऐसे अगर डिवाइड किया जाए तो बल को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि अगर आपको वस्तु को हटाना हो, चाहे वस्तु गति को अगर चेंज करना हो, अगर उसको कुछ भी अगर करना हो तो आपको उस वस्तु को छूना पड़ेगा, तो उसी को कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। कॉन्टैक्ट का मतलब ही होता है छूना। आप कहते हैं कि किसी को अरे कॉन्टैक्ट करो, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है पहुंचना, उस वस्तु तक पहुंचना, चाहे उस चीज़ तक पहुंचना। एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे आपका हो गया कि जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में आप सुने होंगे, वो हो गया। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप सुने होंगे, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। या फिर आप जैसे कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसको भी आप सुने होंगे कि दो वस्तु जैसे यहाँ पर है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, क्या ये दोनों कांटेक्ट में है? क्या पकड़ के मतलब एक दूसरे को खींच रहा है? नहीं खींच रहा है। दूरी में रहने के बावजूद भी, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ये मतलब एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर भी कोई अगर ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि M1 है और यहाँ पर M2 अगर कोई द्रव्यमान का वस्तु रखा हुआ है, तो ये क्या करता है कि इसको अगर मान चलिए कि जैसे अगर ग्रेविटेशन का अगर बात किया जाए तो ग्रेविटेशन में भी क्या होता है कि एक दूसरे को खींचना होता है। तो ये जो है ये क्या करेगा कि इसको खींचेगा, इस वस्तु को खींचेगा, और ये क्या करता है कि इसको खींचेगा, इस प्रकार से। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता है, वस्तु अलग जगह पर रखा हुआ है लेकिन फिर भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। उसी प्रकार से आप इलेक्ट्रिक फोर्स, अब आपको हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक चैप्टर में, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है जैसे दो गो चार्ज मतलब रखा हुआ है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज देखिएगा, एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। और यही अगर दोनों सेम अगर मतलब कि अगर चार्ज ले ले, जैसे एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो और भी जैसे उसी प्रकार से मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है। और अगर फोर्स का अगर बात कीजिए तो और भी जैसे आप मतलब पढ़े होंगे, अगर नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़े होंगे, तो नॉर्मल फोर्स तो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अगर आप नॉर्मल फोर्स कहने का मतलब कि जो आप जैसे किसी भी कॉन्टैक्ट में रह करके, किसी के कॉन्टैक्ट में रह करके नॉर्मल जो लगाया जाता है, जैसे कि ये मेरा हथेली है और दूसरा ये हथेली इस प्रकार से अगर रखे हैं, तो क्या कर रहा है, ये ऊपर वाला इस पर मतलब फोर्स लगा रहा है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स इसी को मतलब कॉन्टैक्ट कहते हैं। नॉर्मल फोर्स इसी को कहते हैं, इसी को नॉर्मल, जिसको कि आप अगर सिंपल अगर भाषा में बात किया जाए तो अभिलंब फोर्स भी कहा जाता है, अभिलंब बल भी कहा जाता है। तो आपको इस चीज़ को भी हम मतलब अभी लिखा देते हैं, मतलब यहाँ पर लिखते हैं। तो चलिए मतलब इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए आपको बोले थे कि जो बल का प्रकार होता है थोड़ा सा, उसको भी हम ओवरऑल व्यू होता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो आप इसमें देखिए कि स्पर्श बल, जैसे आपको हम बताए थे कि जो फोर्स को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। ये समझने के लिए इसका कोई काम नहीं आएगा, इसका कोई यूज नहीं आएगा। और हाँ कभी कभी लेकिन पूछ सकता है, जब पूछने कंसेप्ट ही है, कंसेप्ट आप मतलब रखिएगा तो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है। तो जैसे एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है कि जिस पर आप मतलब रियली में मतलब आप छू करके, चाहे आप जैसे आपको अगर बल लगाना हो उस वस्तु पर, तो आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, आपको छूना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा। तो उस प्रकार का फोर्स, जैसे आपको देखिए कि घर्षण बल जो होता है, आप देखिएगा कि घर्षण कब लगता है, अगर जैसे इसी हथेली को मान चलिए कि आप इस पर हम जैसे देखिए इस प्रकार से मोशन कर रहे हैं, आगे इसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं इस हथेली को, तो ये क्या करता है कि ये नीचे वाला जो है इस पर अपोजिट डायरेक्शन में, इधर के मतलब नीचे अपोजिट डायरेक्शन में, गति के अपोजिट डायरेक्शन में एक घर्षण बल लगाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों जब तक कॉन्टैक्ट में अगर नहीं रहेगा तो क्या घर्षण लगेगा? नहीं लगेगा। आप ही समझिए कि जैसे कहते हैं कि रगड़ खाना, तो रगड़ कब खाएगा? जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तभी तो मतलब रगड़ खाएगा। तो वही रगड़ने वाला ही बल है, आप जिसको कि घर्षण बल बोलते हैं।
आप कोई भी चीज़ को देखते होंगे कि ज़्यादा अगर घूमते 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 तो वह घिस जाता है, तो उसको हम घर्षण बल कह सकते हैं। आप सबसे इसका अच्छा एग्जांपल जैसे देखते होंगे कि कोई चीज़ जैसे कि आप जैसे रस्सी जो होता है, कुआं पहले कहा जाता था ना कि कुआं पर जैसे कि जो रस्सी जो है खींचते खींचते उस पर पत्थर पर भी दाग पड़ जाता है, तो कैसे होता है, वो घिसते घिसते क्या होता है, घर्षण लगते लगते वो वहाँ पर मतलब कि दाग हो जाता है। या किसी भी चीज़ में आप देख सकते हैं, तो ये घर्षण बल हो गया। फिर आपको घर्षण बल के बारे में बहुत ही अच्छा से पढ़ाया जाएगा। अभिलंब बल के बारे में जितना भी फोर्स लिखा गया सबके बारे में बहुत ही डिटेल्स से मतलब बताया जाएगा आपको। लेकिन हाँ, जैसे विद्युतीय बल हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इसको इलेक्ट्रिक चैप्टर में ही बताएंगे। चुंबकीय बल जो होता है इसको भी मतलब उसी के चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर ही है, बहुत मतलब सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी इसको भी हम चैप्टर में ही लेंगे, और घर्षण बल का भी एक चैप्टर है उसमें लेंगे, और अभिलंब का जो मतलब कंसेप्ट आएगा तो इसी में आएगा, घर्षण बल में आएगा। इसको भी मतलब आपको मतलब थोड़ा सा अभी हम आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे, कारण है कि इसके बाद जो है ना आपको न्यूटन का जो गति का जो नियम होता है, अभी एक तरह समझिए कि अभी गति ही चल रहा है, गति के बारे में ही आपको समझना है। जैसे हम एक्सेलरेशन तक जब पहुँचे तो अब हमको ये मतलब सोचना था कि अगर ये एक्सेलरेशन आया तो कहाँ से आया। एक्सेलरेशन अपने आप तो नहीं आ जाएगा, एक्सेलरेशन मतलब लाने के लिए या फिर कहीं वेलोसिटी में चेंज या स्पीड में किसी भी स्पीड में चेंज अगर मतलब लाना हो, किसी वस्तु के स्पीड में चेंज अगर लाना हो तो आपको बल उस पर लगाना पड़ता है। आप अगर मतलब साइकिल से अगर जा रहे हैं, या शुरू में ही आप क्या देखते हैं कि अगर साइकिल को आपको अगर चलाना होता है तो पैडल पर क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। पैडल पर फोर्स लगाए तो वो क्या करता है, पैडल जो चेन जो लगा होता है वह पीछे वाला पहिया में इस प्रकार से लगा हुआ रहता है कि पीछे वाला पहिया को क्या करता है, घुमाता है, तभी वह आगे बढ़ता है। फिर उसी प्रकार जब आपको रोकना रहता है तो आप तब भी मतलब कि एक फोर्स लगाते हैं। वहाँ जो फोर्स लगता है वहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है, वहाँ भी घर्षण बल लगता है। वो पहिया पर क्या होता है कि एक आपका ब्रेक का जो रबर देखिएगा, उस रबर को देखिएगा ना तो पहिया पर मतलब घिसते रहता है, उसको मजबूती से मतलब पकड़ लेता है और फिर मतलब वह घिसते 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 रुक जाता है। तो वहाँ भी घर्षण बल ही कार्य करता है, जिससे आप साइकिल को रोक पाते हैं। तो वहाँ भी आप क्या देख रहे हैं कि किसी चीज़ को रोकने के लिए भी बल की ज़रूरत पड़ता है। बल आपका जैसे बल आप कोई भी बल हो सकता है, लेकिन बल की ज़रूरत पड़ता है। वहाँ पर कौन सा बल कार्य कर रहा था, तो घर्षण बल कार्य कर रहा था। तो इसी चीज़ को आपको समझना होगा। अब हम इसको यहाँ भी जैसे देखिए ये सब जो आपका हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, कि इसमें कॉन्टैक्ट मतलब होना ज़रूरी नहीं होता है, दूर से ही मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। अब जैसे देखते हैं कि आप अगर सोचिए तो मतलब कि कभी कभी आपको भी ऐसा मतलब आभास होता होगा कि कोई अगर अपोजिट अगर मतलब कि जैसे अगर आदमी जा रहा है, जैसे आप अगर मेल हैं तो फीमेल के प्रति आप भी बगैर उसको टच किए हुए, बगैर कुछ भी किए हुए मतलब आप उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो शायद उस मतलब वैसा ही समझिए कि ये बिना कॉन्टैक्ट का ही ये फोर्स है, कि कॉन्टैक्ट किए बगैर ही मतलब कि यह फोर्स लग जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, विद्युतीय बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, ये सभी बिना कॉन्टैक्ट का ही है। इसको पढ़ाया जाएगा डिटेल्स में, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हम आपको बताना था कि कुछ ऐसा बल भी होता है जिसको कि आप बिना स्पर्श किए हुए भी लग सकता है या लगा सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम आपको न्यूटन का गति का जो 3 लॉ आप पढ़े होंगे, तो उस 3 लॉ के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप शायद बल के बारे में अभी जो भी होता है परिभाषा, चाहे आप कहिए कि बल के बारे में जितना भी आपको हम बताए हैं शायद आप अच्छा से समझे होंगे, और आपको लगा भी होगा कि हाँ कुछ अगर समझ में अगर आपको आया होगा, रियली में अगर इस क्लास आप कुछ सीखे हैं, कुछ नया चीज़ आप अगर सीखे हैं, तो फिर इस क्लास को आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ आपको अगर प्रॉब्लम अगर लगा हो, चाहे मेरे बताने में आपको अगर त्रुटि अगर लगा हो, तो उसको भी आप कमेंट में आप डाल सकते हैं। और इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर आपको रियली में पसंद अगर वीडियो अगर चाहिए तो आप मतलब उसको क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या होगा, एक घंटी का बटन होगा, उसको घंटा पर क्लिक कीजिएगा, तो वो आपको नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। जब भी हम वीडियो मतलब अपलोड करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन के द्वारा आपको चला जाएगा। तो चलते हैं, इसके बाद फिर अगला क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए। ठीक है, बाय बाय।